अंदर अगर हम काउंटर करना चाहते हैं जो ट्रेडिशनल व्यू है उसे, तो उसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि मौर्यास को या उनके एम्पायर को या चंद्रगुप्त का नाम या पाटलिपुत्र का नाम ऐसा कहीं भी हमें अर्थशास्त्र में नहीं मिलता। जबकि आप सोचें कि कोई किताब है जो कि किसी पीरियड में लिखी गई है, तो उस पीरियड में कभी भी उस बंदे का नाम नहीं आ रहा जिसके अराउंड वो किताब लिखी गई है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में काम कर रहे थे कौटिल्य, उनके मंत्री थे, तो कहीं ना कहीं उनके एम्पायर का या उनका नाम आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इससे ये हमारा जो ट्रेडिशनल व्यू है वो और ज़्यादा काउंटर होने लगता है, और ज़्यादा उसमें कमी आने लगती है कि अगर ये 4th सेंचुरी का वर्क है और अगर ये चंद्रगुप्त मौर्य के दौर का वक्त है, तो फिर इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्यों नहीं है। अर्थशास्त्र एक स्टेट क्राफ्ट पर एक वर्क है जो कि किंग के लिए है, और इसके अंदर एक पोटेंशियल स्टेट की बात हो रही है, ना कि किसी एक्चुअल स्टेट की। यानी कि एक ऐसे स्टेट की बात हो रही है कि मतलब हम जैसे आइडियलाइज करते हैं ना चीज़ों को कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वैसा डिस्कशन है। एक्चुअल स्टेट का डिस्कशन इसमें नहीं है। कांगले कहते हैं, जो 1965 में जिन्होंने काम किया, वो कहते हैं 78 से लेकर के 109 तक, आई थिंक ये वर्ष या पेज नंबर होगा शायद, तो वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि काफ़ी गुड रीजंस है हमारे पास ओरिजिनल व्यू को, ट्रेडिशनल व्यू को सपोर्ट करने के, ठीक है, जो कि कौटिल्य को और अर्थशास्त्र को मौर्य पीरियड में रखते हैं। तो स्टाइल की अगर हम बात करें तो बुक जो है वो हमें वत्स्यायना कामसूत्रा से पुरानी लगती है, ठीक है। वत्स्यायामा का जो काम सूत्र है उससे हमें पुरानी लगती है, उससे हमें पहले के पीरियड की लगती है। ऐसा इसलिए और हो सकता है कि यज्ञवल्क्य स्मृति से भी पुरानी हो, ठीक है। तो कामसूत्र से पुरानी है, यज्ञवल्क्य स्मृति से पुरानी है, और प्रोबेबली मनुस्मृति से भी ये पुरानी है। यानी ये इन तीनों किताबों से पहले लिखी गई है। तो प्रोबेबली क्योंकि कहा जा रहा है और इसमें एक क्लैरिटी नहीं है, तो हम इससे ये कह सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि ये इन तीनों किताबों से पहले लिखी गई हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आजीविकाज का मेंशन है, आजीविकाज को मेंशन किया गया है एक इम्पॉर्टेंट सेक्ट के तौर पे, जो कि मौर्य पीरियड में फिट बैठता है। तो अगर संघ पॉलिटिक्स की बात हो रही है, संघ पॉलिटिक्स की बात हो रही है, और लार्ज स्केल एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, तो ये सब चीज़ें भी मौर्य पीरियड को ही ऐसा लगता है कि ये मौर्य की ही बातें हो रही हैं, है ना। इसी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो कि दिखाया गया है टेक्स्ट में, वो मैच नहीं करता किसी भी हिस्टोरिकल डायनेस्टी से। तो कांगले के अनुसार विष्णुगुप्त पर्सनल नाम हो सकता है ऑथर का, ठीक है। कौटिल्य जो है उनका गोत्र हो सकता है, और गोत्र का नाम हो सकता है, और चाणक्य क्योंकि हो सकता है वो बेटे हो चाणका के, तो उनको चाणक्य कहा गया, चाणक्य कहा गया। चाणका के बेटे हों वो CHANAKA, ठीक है, जो कि एक पेट्रोनिम है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हो सकता है कौटिल्य ने किताबों को लिखा हो जब उन्हें नंद किंग के द्वारा, नंद किंग से जब उन्हें इंसल्ट किया गया, नंद किंग ने जब अपने कोर्ट में उन्हें इंसल्ट किया चाणक्य को, जो कि ज़्यादातर हम सीरियल्स में देखते भी हैं, तो वो यही स्टोरी दिखाते हैं कि धनानंद ने, जो लास्ट नंद रूलर हैं, उन्होंने जब चाणक्य को अपने भरे कोर्ट में जब उनको इंसल्ट किया, तो वहाँ उन्होंने फिर उसको रिवेंज लेने के लिए हम कह सकते हैं इस किताब को लिखा हो, ऐसा हो सकता है। और ये सब चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ने से पहले हुआ होगा, ऐसा कांगले का कहना है। तो हिस्ट्री में कभी भी आप बहुत श्योर नहीं हो सकते किसी भी चीज़ को लेके। आपको हमेशा सिर्फ ऐसा करना है कि ऐसा हुआ हो शायद। क्यों ऐसा आपको करना है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हम जो कुछ कह रहे हैं वो अंदाजे के बेसिस पर कह रहे हैं। हमारे पास कोई भी टेक्स्ट ऐसा नहीं है जो सीधे सीधे किसी चीज़ की तरफ इशारा करता हो। हम हर चीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और कंस्ट्रक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि कल फ्यूचर में हमारे पास कोई और नया एविडेंस हमें मिल जाए, कोई और नई डिस्कवरी हो जाए, तो हम जो हमने अंदाजे लगाए थे उन्हीं में से किसी एक को सही कह सकें। और अगर हमने ऑलरेडी कुछ अगर अपनी स्टोरी बना रखी होगी और वो अगर गलत हो गई, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको हमेशा सारी पॉसिबिलिटीज़ को लेकर के चलना है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ वर्ड फ्रीक्वेंसीज इन द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में
कितने बार वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, इसकी हम थोड़ी सी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। सो थॉमस आर ट्रॉटमैन हैं जिन्होंने एक कंप्यूटर एडेड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया अर्थशास्त्र का, और उन्होंने फोकस किया कि ऑर्डिनरी और फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड्स जो हैं, यानी एक तो साधारण वर्ड्स और ऐसे वर्ड्स जो बार बार आ रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी एक वर्ड कितनी बार आ रहा है। फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं वैसे तो जैसे अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ हम फ्रीक्वेंसी शब्द का यूज़ करते हैं कि पर सेकंड कितने राउंड्स हो रहे हैं या कितने रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, यानी कितनी साइकिल्स रिपीट हो रही हैं पर यूनिट टाइम, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसी तरीके से इन्होंने साधारण और ज़्यादा आने वाले शब्दों को इन्होंने ऑब्जर्व किया, तो इन्हें पता चला जैसे जो वर्ड्स हैं छा, CH छा, और छा जो है वो एंड के लिए यूज़ होता है ना, और एक वर्ड है वाह, वाह जो है वो और के लिए यूज़ होता है। तो छा और वाह ये दो वर्ड उन्हें काफ़ी फ्रिक्वेंटली आते हुए दिखाई दिए अलग अलग बुक्स में, इस अर्थशास्त्र के वर्क में, अलग अलग किताबों में उन्हें ये दो वर्ड आते हुए दिखे। इनका अजम्पशन ये था कि अलग अलग वर्ड फ्रिक्वेंसीज अलग अलग ऑथर्स को पॉइंट आउट करती हैं, यानी कि इस चीज़ को हम टेस्ट कर सकते हैं लेकिन प्रूव नहीं कर सकते। यानी कि अगर मान लीजिए किसी के टेक्स्ट में वर्ड फ्रीक्वेंसी कुछ और है, छा वर्ड की फ्रीक्वेंसी कुछ और है, और दूसरे टेक्स्ट में हमें कुछ और मिल रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग राइटर्स ने लिखी हों। तो इस चीज़ को हम टेस्ट तो कर सकते हैं लेकिन हम प्रूव नहीं कर सकते। तो ट्रॉटमैन ने कंक्लूड किया था कि 3 या 4 ऑथर्स जो हैं उन्होंने अर्थशास्त्र के कॉम्पोजिशन को कंप्लीट किया है, कंक्लूड किया है उसके पूरे कॉम्पोजिशन को। ठीक है, तो हाँ, वन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बुक 2। एक जो है उसने बुक 2 लिखी होगी, शायद बुक 2 पे काम किया होगा, जो कि इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम से डील करती है, बुक 2। और बुक 1 जो है हो सकता है वो बुक 2 से ही जुड़ी हुई हो, और दूसरे ऑथर हो सकता है उसने बुक 3 लिखी हो जो कि लॉ के साथ डील करती है। बुक 4 लॉ और क्राइम के ऊपर है, तो वो जो है वो बुक 3 से कनेक्टेड लगती है ना। और इसी तरीके से बुक 5 जो है वो सीक्रेट कंडक्ट पर है। और फिर हम आगे देखते हैं जो दूसरे ऑथर हैं, हो सकता है उन्होंने बुक 7 लिखी हो जो कि इंटर स्टेट रिलेशन के साथ डील करती है। बुक 9 और 10 जो कि उसी सेम सब्जेक्ट के साथ डील करती है, वो बुक 7 से जुड़ी हुई लगती है। और बुक 12 और 13 जो है वो दूसरा क्लस्टर बनाती हैं बुक 11 और 14 के साथ, प्रोबेबली परहैप्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ट्रॉटमैन ने ये कहा कि ये पॉसिबिलिटी है कि कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र के किसी हिस्से के ऑथर रहे हों, लेकिन वो पूरे टेक्स्ट के ऑथर नहीं हैं, उनको पूरे टेक्स्ट का ऑथर नहीं माना जा सकता। जहाँ तक डेट्स की बात है तो ट्रॉटमैन का कहना ये था कि बुक 2 जो है वो 150 CE तक कंप्लीट हो गई होगी, 150 CE तक कंप्लीट हो गई होगी, और जो फाइनल कंपाइलेशन है टेक्स्ट का वो 250 CE तक आ गया होगा, यानी 100 साल के अंदर उसका फाइनल कंपाइलेशन आ गया होगा। और वो ये आर्ग्यू करते हैं कि अर्थशास्त्र एक सिंगल बंदे ने भले ही कंपाइल किया है, एक सिंगल आदमी ने भले ही कंपाइल किया है, लेकिन इसका सिंगल क्रिएटर, सिंगल ऑथर नहीं हो सकता। यानी ये तो हो सकता है कि इसका कंपाइलेशन किसी एक बंदे ने किया हो, किसी एक इंसान ने किया हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि कोई एक सिंगल इंसान इतना बड़ा वास्ट टॉपिक्स पर ऑथराइज कर सके, उसको रिसर्च करके उसको क्रिएट कर सके। ठीक है, और अगर हम देखें पुराने जो और टेक्स्ट हैं, दूसरे एंशियंट टेक्स्ट जैसे कि कामसूत्र है, तो कामसूत्र जो है वो एक इसी टेक्निक को यूज़ करके ट्रॉटमैन ने जब एनालाइज़ किया, और इसी तरीके से जब उन्होंने मनुस्मृति को एनालाइज़ किया और चक्र संहिता को एनालाइज़ किया, तो उनका कहना ये है कि ये सिंगल बंदे की क्रिएशन तो नहीं है। हाँ, हो ये सकता है कि सभी टेक्स्ट को कंपाइल एक इंसान ने किया हो और फिर उसे अर्थशास्त्र की शक्ल दी हो। ठीक है, लेकिन ये एक अकेले इंसान का काम नहीं है। ठीक है, क्रिएशन नहीं है एक अकेले इंसान की, ये पूरा उसने ऑथर नहीं किया है। ठीक है, तो अगर ट्रॉटमैन के व्यू को हम एक्सेप्ट करते हैं तो अर्थशास्त्र जो है उसको हमें एक हिस्टोरिकल सोर्स के तौर पे यूज़ नहीं करना चाहिए मौर्य पीरियड के लिए।
ट्रॉटमैन की जो हाइपोथेसिस है उसको काफ़ी ग्राउंड्स पे क्रिटिसाइज़ किया गया है। एस.एन. मित्तल ने ये पॉइंट आउट किया है कि फ्रीक्वेंसी जो है उसमें अंतर हो सकता है छा और वा शब्द की अलग अलग चैप्टर्स में किसी एक किताब के अर्थशास्त्र के, और उन्होंने ये भी कहा है कि डिफरेंसेस जो हैं फ्रीक्वेंसी में, अगर इन पार्टिकल्स का यूज़ करने में फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूज़ ऑफ दीज पार्टिकल्स डिपेंडेड ऑन सम एक्सटेंट ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन, यानी किस टॉपिक में बात हो रही है ये भी इस बात पे डिपेंड करता है कि छा और वा का कितना यूज़ होगा। तो हो सकता है कि एक ही राइटर ने लिखा हो, लेकिन छा और वा की फ्रीक्वेंसी अगर सेम नहीं आ रही है तो इससे हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि वो अलग अलग राइटर्स ने लिखी है। अच्छा, वो सेक्शंस जहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है पॉलिसी अल्टरनेटिव को डिस्कस करने की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट सिचुएशन, जैसे इंटर स्टेट रिलेशन की बात करें तो नेचुरली वहाँ पे वा शब्द का यूज़ ज़्यादा हुआ है। वा यानी कि और, यानी कि इंग्लिश वाला और हिंदी वाला या, यानी कि ईदर दिस और दैट।